बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि ये शॉर्ट आपका एक वीडियो है जिसमें आप ये सीखेंगे कि क्या ग्रेविटेशन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। दोस्तों मैंने इसका एक जनरल चैप्टर का डिस्कशन तो मैंने आपको पार्ट वाइज में दे ही दिया है, तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और सबसे पहले वो देखिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सभी व्यूअर्स को ये डेफिनेशन सबसे पहले तो आनी ही चाहिए। जिनको नहीं आती तो प्लीज़ रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जो भी करिए अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। दोस्तों डेफिनेशन ये बोलती है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स with mass. We call the gravitational force attractive because it always tries to pull masses together. डिफरेंट मासेस को दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर दिस फोर्स इज नोन एज अ अट्रैक्टिव फोर्स। नेवर पुशिंग देम अपार्ट, ये पुश नहीं करता, तो केवल और केवल ये क्या है, पुलिंग फोर्स है। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड अस इज पुलिंग ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। जी हाँ, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें आप हैं पेंसिल की नोक से, सर का बाल से लेकर बड़े बड़े चट्टान तक, कुछ भी हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दिस इज नोन एज अ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको न्यूटन ने दिया था। उसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग फॉर्मूले को तो रट ही लीजिए, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो गया होगा। That is F equal to g m1 m2 upon d square, where d is the distance between them. दोस्तों now our next most important thing is that is what is gravity. दोस्तों आप सभी को, मेरे को लग रहा है अधिकतर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि what is gravitational force and what is the gravity, डिफरेंस क्या है। तो force by which an object attracts towards the earth, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट्स होने वाली जो फोर्स हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसको कहते हैं ग्रेविटी। इट हैज़ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो फोर्स, उसको कहते हैं ग्रेविटी, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड रहती है, वो भी वर्टिकल। इट्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पर रखा है, कि ऑब्जेक्ट को टेबल के अंदर ऊपर बाहर रखा है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पर रखा है। इट मीन्स दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या ऑन द यूनिवर्स, या अंडर द अर्थ। मतलब अर्थ को गड्ढा कर दिया गया है खूब ढेर सारा फिट तक, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को बरी कर दिया, फिर पूछा कि ग्रेविटी क्या है। तो मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सरफेस पर रखते हैं तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब उस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से अबव ले जाएँ या बिलो ले जाएँ, दोनों कंडीशन में क्या होता है, जी की वैल्यू वेरी करती है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना आपका, ये आपको डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहाँ है, आप कहाँ रख रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग। नाउ व्हाट इज कैपिटल जी एंड व्हाट इज अ स्मॉल जी। आपने ये सिंबल देखा है ना, कैपिटल जी का, स्मॉल जी का। तो दोस्तों बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं आज देखिए आपका डाउट्स और आपकी कन्फ्यूजन्स को, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं आज सॉर्ट आउट करने आ रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कैपिटल जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, हुज वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू होगी जी इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। मतलब दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो भी होगा उसका प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे, और किसको करेंगे, डिवाइड करेंगे हम जो भी फोर्स लग रही है इनटू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप डिराइव भी कर सकते हो फॉर्मूले से। दोस्तों नेक्स्ट इज द स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑन द सरफेस द वैल्यू ऑफ द जी इज मैक्सिमम, एंड वाइल मूविंग अपवर्ड एंड वाइल मूविंग डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ द जी स्लाइटली चेंजेस, है ना, धीरे धीरे चेंज होती रहती है। बट इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ,
द वैल्यू ऑफ जी बिकम 0 एंड व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इज ऑल्सो चेंजेस। तो इसकी जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, तो ये मतलब रेगुलरली मोशन में ये क्या करती है, इसकी वैल्यू स्विच करती रहती है। तो ये आप सभी को डिफरेंस के फॉर्म में याद होना चाहिए कि जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 और इसकी वैल्यू होती है 9.8 यूनिट। आप देख चुके हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच का, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। दोस्तों जो स्मॉल जी होता है ना वो होता है कैपिटल जी m/r का स्क्वायर। अब सर आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, है ना। तो ये दोस्तों आता है कि F = G m1m2/r² होता है ना। तो F क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या होता है दोस्तों, m × a। बट जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें a नहीं होता है, उसमें होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना। तो वहाँ पे m × g हो जाता है, और यहाँ पे जो G m1m2 है तो वहाँ पे एक m अज्यूम करते हैं, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ कैपिटल स्मॉल g बचा, और यहाँ पे पूरा फॉर्मूला का एक m गायब हो गया, तो उससे ये स्मॉल g की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप आराम से मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। नाउ दोस्तों व्हाट इज द वेट। जी हाँ, वेट और मास में बहुत बच्चों को भी इसमें डाउट रहता है, तो मैं भी ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ आपका कि वेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जी हाँ, ये W = m मतलब स्मॉल m × g रहता है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकेंड। वेट इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m ड्यू टू द स्मॉल g। ये दोस्तों एग्जैक्ट आपका डिफरेंस है, मतलब है इसका ये कि वेट क्या है, एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, और वो क्यों लग रही, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, फोर्स है, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती है, इसमें वेरिएशन भी होता है। अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट। दोस्तों मास इज अ क्वांटिटी ऑफ एन मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितनी मैटर क्या है उसमें, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस है, कौन सा मैटर है, तो जितना मैटर है वो उसका मास होगा। बट वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि मास रिमेन सेम एवरीवेयर। जी हाँ, द अमाउंट ऑफ मैटर इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्या वो चेंज होगा, नहीं। तो इसका मतलब जो मैटर ऑलरेडी उसमें है वो तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वेट है, वेट मतलब कि उसका जो मैटर है वो तो कांस्टेंट रहेगा। बट द वेट ऑफ एनी बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी बताया था ना कि पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, किसका, जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू के हिसाब से m × g करेंगे, जो वेट होता है वो भी चेंज होगा, है ना। दोस्तों दूसरा है कि मास इज अ मेजर्ड इन किलोग्राम। ये केजी में मेजर करते हैं, लेकिन जो वेट होता है वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, बिकॉज W इज अ फोर्स। वेट क्या है, एक फोर्स है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास केवल और केवल एक स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड है इसके पास। बट द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन भी बताएगा कि कहाँ पे आपका फोर्स जा रहा है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी पृथ्वी पर यूनिवर्स में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिना मैटर का बना हो, ठीक है। लेकिन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी हाँ, जब आप अर्थ के एकदम सेंटर में चले जाओगे वहाँ पे तो ग्रेविटी लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे रीच हो चुका है, जो उसको अट्रैक्ट करता है। दोनों बॉडी चिपक गए तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या लगेगी। तो इसीलिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, बट मास नेवर बी जीरो। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये है कि इन पांचों पॉइंट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। दोस्तों मैं कुछ वैल्यू लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आपको वैल्यू भी साथ में बताता रहूँगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg²। तो ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, पावर में है, 10⁻11 है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर² पर kg²। पहली बात। दूसरा, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है कि 6.37 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये इसका रेडियस है। अब दोस्तों आप ध्यान से एक चीज़ को मेंशन कीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी वैल्यू डिस्कस करने के बाद, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए अब बात करते हैं मास ऑफ द मून। दोस्तों मून का मास कितना होता है, वो है 7.36 ×
22 kg, ये है मास ऑफ द मून। और दोस्तों अभी हमने रेडियस की बात की थी अर्थ की, तो रेडियस ऑफ द मून कितना है, वो है 1.76 इंटू 10⁻6 मीटर, है ना। तो ये दोस्तों चार वैल्यू है, एक होता है मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द सन। इन दोनों वैल्यू को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक से देख के। दोस्तों ये चारों पांचों वैल्यू आपको याद तो नहीं करनी, एक्चुअली में आपको जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल गिवन रहेगा ना उसमें ये वैल्यू भी गिवन रहेगी, लेकिन बाय द वे अगर वैल्यू गिवन नहीं भी रहती है तो भी आपको ये वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू लर्न हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने बताया था आपको एक बात ध्यान देने के लिए कि जो कैपिटल जी है ना उसकी जो इंटू 10 लिखा हुआ है ना उसकी पावर -11 है, बट ये रेडियस और मास ऑफ द मून एंड अर्थ में आपको या सन भी ले लोगे, इन सब में 10 की पावर में नेगेटिव चीज़ नहीं मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। दोस्तों अब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑन मून टू द वेट ऑन अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट को मेज़र करते हैं मून पे और वेट उसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं अर्थ पे, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है दोस्तों ध्यान से देखिए। मैंने अभी आपको बताया था ना वेट इज़ अ फोर्स, तो वहाँ पे फोर्स हो गया Gm1m2/r²। अगर हम अर्थ पे मेजर करें तो वेट क्या होगा, WE हो जाएगा, और जो R है वो RE हो जाएगा, और M है वो ME हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सिमिलरली ME को स्मॉल ई को प्रीफिक्स को वो कर दिए, सफिक्स को रिप्लेस कर दीजिए M से, तो वो जाएगा वेट ऑन द मून। दोस्तों अब इन दोनों को रेशियो फॉर्म में ले लिया तो WM/WE, तो यहाँ पे GM M मतलब सफिक्स वाला M और फिर ये स्मॉल m अपॉन R M का स्क्वायर। सिमिलरली जब डिवाइड करेंगे रेशियो करेंगे तो वो जो अर्थ वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कैपिटल जी कांस्टेंट है, M क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कट गया तो बाहर क्या आया M और नीचे आया ME। ये दोनों क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है जिनकी वैल्यू, तो वहाँ पे उसको पुटअप कर लेंगे, सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, रेडियस भी गिवन है, सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 1/6। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, इससे कंक्लूजन ये लिखना कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट होता है, जब उसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं मून पे जाके, तो दोस्तों वो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाता है, इतना कम वेट हो जाता है उसका वहाँ पे। दोस्तों ये तो वेट की बात हो गई, ऐसी ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की वैल्यू भी 1/6 होती है। तो आशा करता हूँ कि आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिए।